अच्छा भाई, द पेपर इज June 17, पेपर 1 वेरिएंट 2। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, शुरू के क्वेश्चन हमेशा बेसिक इकोनॉमिक्स के होते हैं, तो ये हमेशा याद रखना। विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सही है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे क्या क्या होते हैं? सबसे पहला हमारा होता है लैंड, फिर हमारा आ जाता है लेबर, फिर हमारा आ जाता है कैपिटल, और फिर हमारा आ जाता है एंटरप्राइज। अच्छा, सबसे पहली कंफ्यूजन जो बच्चों को होती है कि सर ये कैपिटल क्या होता है? भाई कैपिटल इज अ मैन मेड रिसोर्स। सही है, अकाउंटिंग वाला कैपिटल नहीं है, ये इकोनॉमिक्स वाला कैपिटल है। ये सबसे कॉमन गलती बच्चे एमसीक्यू में करते हैं। सही है, तो अ फार्म क्या है? फार्म इज अ लैंड, क्योंकि फार्म एक नेचुरल रिसोर्स है। फार्मर क्या है? फार्मर इज अ लेबर। बैंक अकाउंट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और सेकंड हैंड ट्रैक्टर क्या होगा? सेकंड हैंड ट्रैक्टर इज अ कैपिटल, क्योंकि ये मैन मेड रिसोर्स है। सवाल में से इसने मुझसे पूछा भाई नॉट, तो अ फार्मर्स बैंक अकाउंट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सही है, तो मेरा आंसर होगा सी। क्लियर, बेसिक का सवाल था, बहुत बेसिक नॉलेज आपकी टेस्ट कर रहा है ये। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, हैवी रेन कॉज्ड फ्लड्स इन एन एरिया ऑफ अ कंट्री। सही है भाई, हैवी रेन की वजह से मुल्क में सैलाब आ गया। व्हाट मे बी एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग द डैमेज कॉस्ट। सही है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को पकड़ने के लिए हमेशा आपको बस दिमाग में ये चीज आनी चाहिए, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। सही है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ये सिंपल डेफिनेशन दिमाग में रखो, या वाली याद रख लो, रियल कॉस्ट ऑफ चूजिंग वन एंड नॉट अनदर। सही है, तो द एलोकेशन ऑफ गवर्नमेंट फंड्स टू द एरिया इंस्टेड ऑफ ऑन अ न्यू एयरपोर्ट। अगर आपको अच्छे से याद हो तो अगर मैं गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखता हूँ ना, तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा क्या होती है? इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट। भाई इस प्रोजेक्ट में पैसे लगा देता, उस प्रोजेक्ट में पैसे लगा देता। तो अगर मैं अपने पैसे फ्लड्स की रिपेयरिंग में नहीं लगाता तो मैं किधर लगा देता? एक नए एयरपोर्ट पे। तो दिस इज माई नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। सही है, ये मेरा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग शेल्टर फॉर दोज मेड होमलेस, ये एक सिंपल कॉस्ट है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। अगर मैं फ्लड्स की रिपेयरिंग करता हूँ, ये एक सिंपल कॉस्ट है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। द डिक्लाइन इन द टूरिस्ट इंडस्ट्री इन द एरिया, अगेन इट्स अ टाइप ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट। तो ये टाइप ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट, एग्जैक्टली एक्सटर्नल कॉस्ट नहीं है, पर ये टाइप ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट है। द लॉस ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस अफेक्टेड बाय द फ्लड, अगेन इट्स अ टाइप ऑफ प्राइवेट कॉस्ट में इसको कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे बिजनेस के प्रॉफिट कम हो रहे हैं। सही है, तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था मेरा? ऑप्शन ए में, कि अगर मैं पैसे यहाँ नहीं लगाता तो कहीं और लगा देता। सही है, तो ये भी एक सिंपल सवाल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द डायग्राम शो द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉर कार्स एंड फर्नीचर अ रिसेशन। रिसेशन का मतलब क्या होता है? रिसेशन का मतलब होता है जब आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो गिरने लगे। कॉजेज अ डिक्रीज इन प्रोडक्शन इन बोथ कार्स एंड फर्नीचर। अच्छा, एक सिंपल चेन आपको याद होनी चाहिए कि हमेशा याद करो, जब भी हमारी एग्रीगेट डिमांड गिरती है तो हमारे मुल्क में जो है, अगर डिमांड नहीं होती तो पहले के मुकाबले में प्रोडक्शन गिरती है। प्रोडक्शन गिरती है तो पहले के मुकाबले में मुझे लेबर की ज़रूरत नहीं होती, तो डिमांड फॉर लेबर गिरती है, जिसकी वजह से जो है वो मेरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और एक चीज़ आपको अच्छे से याद होना चाहिए, अगर आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट दिखाना है तो क्या करोगे? अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट दिखाना है तो क्या करोगे? आप हमेशा अपनी एक्चुअल को मूव करोगे। किसको मूव करोगे? एक्चुअल को मूव। इसका मतलब कि अगर आपको लेट से अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट शो करना है तो आप क्या करोगे? अगर मेरी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट लेट से कम हो रही है, अगर मेरी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है तो तुम जाओगे आगे की तरफ, इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब है तुम आओगे पीछे की तरफ, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड तुम्हारी गिरेगी। तो हमेशा याद रखना, जब भी अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो आपके एक्चुअल में मूवमेंट आती है। सही है, आपके एक्चुअल में मूवमेंट आती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर रिसेशन है। अगर मैं करेंटली लेट से अगर मैं करेंटली डब्ल्यू पे हूँ, या मैं एक्स पे हूँ, या मैं जेड पे हूँ, तो अगर मेरी इकोनॉमी में रिसेशन आएगा तो मैं किधर मूव करूँगा? मैं मूव करूंगा इनसाइड द पीपीसी। किधर मूव करूंगा? एक्चुअल में मूवमेंट आएगी ना। अगर मेरा ये मूव हो रहा है इसका मतलब है मेरे एक्चुअल में मूवमेंट आ रही है। सही है, तो मुझे किसी तरह वाई पे आना है। तो जिस ऑप्शन में मैं वाई पे आ रहा हूँ ना, इसका मतलब वो ऑप्शन सही है। सही है, तो पहला ऑप्शन क्या है? एक्स टू डब्ल्यू, गलत। मुझे वाई पे मूव करना है, वाई पे। एक्स टू वाई, यस, ये मेरा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि मेरा एक्चुअल मूव कर रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का मतलब है कि मैं पीछे की तरफ आऊंगा। सही है, यहाँ पर क्या हो रहा है? जेड टू डब्ल्यू, तो ये भी नहीं हो सकता, मुझे इनसाइड आना है। और ये जेड टू वाई, अच्छा जेड टू वाई में आप नोटिस करो, जेड टू वाई में क्या हो रहा है? जेड टू वाई में क्या हो रहा है, कोई बता सकता है? जेड टू वाई में क्या हो रहा है? ये थोड़ा टेक्निकल है। इससे क्या बोला हुआ है? प्रोडक्शन कार और फर्नीचर दोनों की कम हुई है। प्रोडक्शन कार और फर्नीचर की दोनों की कम हुई है, यस।
अगर मैं Z to Y आ रहा हूं तो आप नोटिस करो मेरी कार की प्रोडक्शन बढ़ रही है, ऐसा नहीं हो सकता। इसने सवाल में बोला हुआ है कार और फर्नीचर की दोनों की प्रोडक्शन कम हो रही है, सही है। तो अगर आप नोटिस करो मेरा X जो है वो इतना था, Y जो है वो इतना है, तो दोनों की प्रोडक्शन कम हो रही है, ये चीज समझ आई, दोनों की प्रोडक्शन कम हो रही है, X to Y की मूवमेंट समझ आ गई। अच्छा, अगर मैं Z to Y आता हूं तो Z to Y आप नोटिस करो मेरी कार की प्रोडक्शन बढ़ रही है और फर्नीचर की कम हो रही है, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता, सही है, ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। क्लियर है? तो ये मेरा बेसिक सा सवाल था जो कि आपको डायग्राम में थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी, सही है। क्लियर है ये चीज? अच्छा सवाल था ये। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, in response to an increase in price from $5 to $6, a chicken farmer increased supply from 400 kilos to 500 kilos. What is the price elasticity of supply? तो बहुत बेसिक सा सवाल है भाई ये तो। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड क्या है, कोई बता सकता है? न्यू माइनस ओल्ड करना है, बल्कि क्वांटिटी सप्लाइड है 400 माइनस 500, न्यू माइनस ओल्ड करोगे ना, क्या करोगे? एक में करके दिखा देता हूँ। क्वांटिटी सप्लाइड कैसे निकालोगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कैसे निकालोगे? न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय 100, सही है? यस। तो न्यू क्या है मेरा? न्यू इज 500 माइनस ओल्ड इज 400, देखो ये किलोस देखो, सही है, डिवाइडेड बाय ओल्ड, ओल्ड कितना है? 400 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा? 25%, सही है। तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कितना है? 25%। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन प्राइस होगा 1 डिवाइडेड बाय $5 ना, तो 20% होगा, सही है, 20%। दोनों पॉजिटिव होंगे क्योंकि दोनों बढ़े, तो मेरा आंसर क्या होगा? +1.25, +1.25। इसका मतलब है मेरी सप्लाई क्या है? इलास्टिक, सही है, सिंपल। और आंसर पॉजिटिव क्यों आता है? आंसर आपका पॉजिटिव आता है लॉ ऑफ सप्लाई की वजह से, सही है। आंसर हमारा पॉजिटिव क्यों आता है? लॉ ऑफ सप्लाई की वजह से। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? सिंपल सवाल था। वालेकुम अस्सलाम अरीज। क्वेश्चन नंबर 5, the diagram shows the demand for chocolate. What could cause the movement from point X to point Y? आप नोटिस करो पॉइंट X से पॉइंट Y मेरी अलोंग द डिमांड का मूवमेंट हो रही है, और जब भी अलोंग द डिमांड का मूवमेंट होती है तो वो किसकी वजह से होती है? हमेशा याद करना, डिमांड में जो मूवमेंट होती है वो किस लिए होती है? ड्यू टू चेंजेस इन प्राइस, सही है, ड्यू टू चेंजेस इन प्राइस, सही है, ड्यू टू चेंजेस इन प्राइस। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? अच्छा, पहला फैक्टर क्या है? चेंज इन टेस्ट। टेस्ट क्या होता है? टेस्ट अदर फैक्टर है। क्या यहाँ पर मेरी प्राइस चेंज हो रही है? नहीं हो रही। मैं सिंपली ये कह रहा हूँ जब भी आपके डिमांड कर्व में मूवमेंट आए तो उसमें प्राइस चेंज होता है, सही है, प्राइस चेंज, सही है, सिंपल। प्राइस के चेंज की वजह से मूवमेंट आती है, ठीक है, तो ये अदर फैक्टर है। इसकी वजह से क्या होगा? शिफ्ट, इसकी वजह से आपका डिमांड कर्व शिफ्ट होगा। दूसरा क्या बोला? फॉल इन द प्राइस ऑफ चॉकलेट। अगर आप नोटिस करो तो ये चॉकलेट का ही ग्राफ है, तो अगर चॉकलेट की प्राइस गिरेगी तो देखो मूवमेंट आएगी डिमांड कर्व में, तो ये मेरा आंसर होगा। एन इंक्रीज इन इनकम, अगेन इनकम से डिमांड कर्व में शिफ्ट आता है क्योंकि ये फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड अदर देन प्राइस है। फिर क्या? सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग कैंपेन, अगेन यहाँ पर मेरे डिमांड कर्व में शिफ्ट आएगा क्योंकि ये अदर फैक्टर है, सही है। तो ये बिल्कुल सिंपल आपकी पहली क्लास की लॉजिक पूछ रहा है, सही है, पहली दूसरी क्लास में जो आप पढ़ते हो वो पूछ रहे हैं यहाँ पर, सही है। तो हमेशा याद रखना, शिफ्ट इज ऑलवेज ड्यू टू अदर फैक्टर्स एंड मूवमेंट इज ड्यू टू प्राइस, सही है। बहुत बेसिक सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 6, A beekeeper maintains hives of bees to produce honey, सही है। तो hives of bees to produce honey, तो यहाँ पर इसकी कॉस्ट हो रही होगी, बेनिफिट भी हो रहा होगा। The bees can pollinate neighbors fruit trees. Pollinate का मतलब कि फ्रूट ट्रीज को अच्छा कर देते हैं, इसका मतलब ये, सही है। तो ये इट्स अ टाइप ऑफ एक्सटर्नल बेनिफिट, क्योंकि एक्सटर्नैलिटी है ना ये। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि भाई नेबरहुड में हमने इस बी हाइव वगैरह को नहीं लगाया, सही है। तो इसका मतलब ये है कि ना हम प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं ना हम कंजम्पशन में इन्वॉल्व हैं, फिर भी हमें फ़ायदा मिल रहा है, सही है।
बट ऑल्सो गिव अ पेनफुल स्टिंग टू गार्डनर्स। भाई जो बीज होती हैं वो काट देती हैं गार्डनर्स को, तो इट्स अ टाइप ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट, क्योंकि गार्डनर ना बेचारा प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है ना कंजम्पशन में इन्वॉल्व है, फिर भी उसको कॉस्ट आ रही है। और ये जो मेंटेन कर रहा है इसकी प्राइवेट कॉस्ट होगी और प्राइवेट बेनिफिट होगी, सही है। तो इन बोथ ऑफ दिस इवेंट्स अगर, if both of these events occur, how will cost and benefits be affected? अच्छा, जब भी ये कॉस्ट एंड बेनिफिट आपको मिला हुआ दिखे ना कि भाई ये कॉस्ट एंड बेनिफिट लिखा हुआ है, तो आप हमेशा क्या करोगे, फॉर्मूला लिख दोगे, सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट, एंड सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट, सही है। अच्छा, अब ये दोनों इवेंट अकर हो रहे हैं, प्राइवेट कॉस्ट और प्राइवेट बेनिफिट भी हो रहा है, और सोशल कॉस्ट और एक्सटर्नल बेनिफिट एंड एक्सटर्नल कॉस्ट भी हो रहा है। तो प्राइवेट बेनिफिट भी है, एक्सटर्नल बेनिफिट भी है, प्राइवेट कॉस्ट भी है, एक्सटर्नल कॉस्ट भी है, सारी चीजें बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब है सोशल बेनिफिट भी बढ़ेगा, सोशल कॉस्ट भी बढ़ेगी, दोनों चीजें बढ़ेंगी। अब ऑप्शन देख के मुझे बता दो क्या आंसर होगा इसका, सिंपल। एक्सटर्नल बेनिफिट विल फॉल, एक्सटर्नल बेनिफिट विल नॉट फॉल, एक्सटर्नल बेनिफिट विल राइज, सही है। एक्सटर्नल कॉस्ट विल राइज, सही है। सोशल बेनिफिट फॉल नहीं होगा, सोशल बेनिफिट राइज होगा, क्योंकि देखो एक्सटर्नल बेनिफिट भी है। सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट विल फॉल, बिल्कुल गलत। सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट विल राइज, जो कि देखो यहाँ पर हो रहा है, सोशल बेनिफिट भी बढ़ रहा है, सोशल कॉस्ट भी बढ़ रहा है, तो आंसर क्या होगा, डी, सही है, सही है। तो सवाल में इसने मुझे बोला था कि बीज जो है वो पॉलिनेट कर रही है तो इसका एक्सटर्नल बेनिफिट है, पर वो गार्डनर्स को काट देती है तो इसका एक्सटर्नल कॉस्ट है, और प्राइवेट कॉस्ट और प्राइवेट बेनिफिट है। तो इसने बोला अगर ये इवेंट्स अकर हो जाएंगे तो कॉस्ट एंड बेनिफिट पे क्या अफेक्ट आएगा, तो सोशल बेनिफिट भी बढ़ रहा है, सोशल कॉस्ट भी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये दोनों चीजें बढ़ रही हैं, और जब ये दोनों चीजें बढ़ेंगी तो इसका टोटल आंसर बढ़ेगा। तो इसने मुझे ऑप्शन पे पूछा है आंसर क्या होगा, तो सिंपल ये आंसर होगा डी, सोशल कॉस्ट और बेनिफिट दोनों राइट होंगे, सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इन 2015 देयर वाज अ सिग्निफिकेंट फॉल इन द वर्ल्ड प्राइस ऑफ पेट्रोल, सही है। तो पेट्रोल गैसोलीन की प्राइस जो है वो गिर रही है। व्हाट वुड नॉट, देखो अगेन नॉट, तो हम पहले सारे ऑप्शन देख लेते हैं कि हर ऑप्शन में हो क्या रहा है, फिर हम इस रिक्वायरमेंट को वापस पढ़ के आंसर चूज करेंगे, सही है। अच्छा, पहला क्या है, द कंटिन्यूइंग ग्लोबल रिकवरी फ्रॉम वर्ल्ड इकोनॉमिक रिसेशन। अगर इकोनॉमिक रिसेशन से रिकवरी हो रही है तो प्राइस बढ़ेगी कि गिरेगी, इसका मतलब है एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस क्या होंगी, बढ़ेंगी, सही है। द इंक्रीजिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ यूएस ऑयल रिजर्व्स, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब कि हम अपने रिसोर्सेज को जो हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इसका मतलब हम जल्दी जल्दी अपने ऑयल रिजर्व्स को ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब है कि सप्लाई बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइसेस क्या होंगी, सप्लाई बढ़ेंगी तो प्राइसेस क्या होंगी, गिरेंगी। द री एंट्री ऑफ ईरानियन प्रोड्यूसर्स टू द वर्ल्ड ऑयल मार्केट, अगेन प्रोड्यूसर्स बढ़ रहे हैं, सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइसेस क्या होंगी, गिरेंगी। द शॉर्टर जर्नीज फ्रॉम यूजिंग द न्यू सुएज कनाल, अगर शॉर्टर जर्नीज हैं, अगर मैं एक जगह पे जल्दी पहुंच जाता हूँ, रास्ता मेरा कम हो गया है, तो इसका मतलब है मेरी पेट्रोल की डिमांड गिर जाएगी, और जब पेट्रोल की डिमांड गिरेगी तो पहले के मुकाबले में प्राइसेस गिर जाएंगी, सही है। तो इसलिए मुझे बोला हुआ है कि कौन से ऑप्शन में जो है वो प्राइस फॉल नहीं होगी, तो कौन से ऑप्शन में प्राइस फॉल नहीं हो रही, सिर्फ ऑप्शन ए में ऐसा हो रहा है कि मेरी प्राइस फॉल नहीं हो रही, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस में जो है वो मेरी प्राइसेस फॉल हो रही हैं, तो इसलिए मुझे नॉट बोला था, तभी मेरा आंसर ए होगा, सही है, क्लियर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, which statement about financial matters is correct, सही है, which statement about financial matters is correct। अच्छा भाई, अच्छा वैसे अगर इस क्वेश्चन की जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक मुझे ये सवाल याद है, ये अब आपके सिलेबस में नहीं आना चाहिए, सही है, ये आपके सिलेबस में अब नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में स्टॉक एक्सचेंज का टॉपिक अब नहीं है, सही है। तो आई गेस स्टॉक एक्सचेंज का टॉपिक अब नहीं है, वो 1-2 साल पहले हट गया था, बट फिर भी सवाल देख लेते हैं। Which statement about financial matters is correct? Commercial bank's main activity is the finance of international trade, बिल्कुल गलत। कमर्शियल बैंक की जो मेन आपकी जो कमर्शियल बैंक का जो मेन रोल होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है कि अकाउंट्स खोलना, लोन्स प्रोवाइड कर देना, डिपॉजिट्स अपने पास रख लेना, तो ये सिंपल मेरे कमर्शियल बैंक के रोल होते हैं। उसके अलावा पेपर बैंक नोट्स पोजेस ऑल द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज नीडेड टू एक्ट एज अ मनी, बिल्कुल गलत। आजकल के टाइम्स में पेपर मनी जो है वो सारी प्रॉपर्टीज मनी की एक्ट नहीं कर रहा, सही है। तो ये आप अगर मनी का टॉपिक सही से रीड करोगे तो आपको ये चीज़ याद आ जाएगी, सही है। तो ये भी आजकल ऐसा नहीं होता। स्टॉक एक्सचेंजेस ट्रेड मेनली इन सेकंड हैंड स्टॉक्स एंड शेयर्स, बिल्कुल सही। अच्छा, सेकंड हैंड क्यों बोल रहा है,
मैं इसका मतलब बता देता हूँ। भाई लेट से मैंने किसी कंपनी से शेयर खरीदा, सही है, मैंने किसी कंपनी से शेयर खरीदा। अब स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, आप शेयर्स की ट्रेडिंग करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है जब मैं अपना शेयर किसी और को बेचूंगा तो वो नया नया शेयर तो नहीं होगा, वो सेकंड हैंड होगा ना, मैंने यूज़ कर लिया है। फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर का कॉन्सेप्ट नहीं होता गाड़ी में, सेकंड हैंड गाड़ी होती है, 0 मीटर गाड़ी होती है, इसी तरह शेयर में भी यही होता है। पहला शेयर का ओनर कोई और होगा, अगर आप किसी और को बेचोगे तो वो दूसरा शेयर का ओनर है। इसका मतलब है सेकंड हैंड स्टॉक्स और शेयर्स होते हैं, हमेशा नई नहीं होते, सही है। तो स्टॉक एक्सचेंज पे जो मेनली डीलिंग होती है ना, वो सेकंड हैंड में होती है। द सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट टू कंपनीज फेसिंग बैंकरप्टेसी। बिल्कुल गलत। सेंट्रल बैंक इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फॉर गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट मेरी बैंकरप्ट जारी होती है ना, तो सेंट्रल बैंक उसकी मदद करती है, सही है, क्योंकि सेंट्रल बैंक इज सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अगर जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे गवर्नमेंट के ऊपर उधार बहुत चढ़े हुए हैं तो सेंट्रल बैंक फिर आपका उधार बढ़ती है, सही है। तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या होगा, मेरा आंसर यहाँ पर होगा सी। ले रही है चीज, ले रही है चीज। वैसे ये आना नहीं चाहिए, अब पेपर में नहीं आना चाहिए सवाल, क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज से इसका लिंक था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड टू सपोर्ट अ क्लेम फॉर वेज इंक्रीजेज इन एन इंडस्ट्री। वेजेस बढ़वा के कौन देता है, हमारी ट्रेड यूनियन, सही है। तो ये बेसिकली कह रहा है कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी बार्गेनिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करेगी, सही है। ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी बार्गेनिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करेगी टू इंक्रीज वेज, मतलब आप ऐसी क्या बात अपने प्रोड्यूसर से करो कि वो आपकी वेज बढ़ा दे, सही है। अच्छा, सबसे पहला ऑप्शन, अ डिक्रीज इन द इंडस्ट्री सेल्स। भाई अगर सेल्स आपकी कम होंगी इंडस्ट्री में तो इसका मतलब है कंपनी को प्रॉफिट्स क्या हो रहे होंगे, कम हो रहे होंगे। अब जब कंपनी को प्रॉफिट्स कम हो रहे होंगे तो वो जाहिर सी बात है वो ज्यादा वेजेस कभी देगी नहीं, वो तो उल्टा वेजेस कम कर देगी, सही है। अ डिक्रीज इन द नीड फॉर स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग। अगर आपकी स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग जो है वो कम हो गई है, अगर आपकी स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग कम हो गई है, इसका मतलब है सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगी, और जब सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगी तो पहले के मुकाबले में वेजेस गिर जाएंगी, सही है। ऑब्वियस सी बात है, ट्रेनिंग कम है, हर कोई मार्केट में आ जाएगा। एन इंक्रीज इन द चीप इंपोर्ट्स ऑफ अ राइवल प्रोडक्ट। अच्छा, अगर आपके चीप इंपोर्ट्स की जो है, चीप इंपोर्ट्स जो है वो बढ़ जाएंगे, तो चीप इंपोर्ट्स अगर बढ़ जाएंगे तो इसका मतलब है आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी, सही है। आपके प्रोडक्ट की, क्योंकि सब्स्टिट्यूट सस्ता हो रहा है, सब्स्टिट्यूट सस्ता हो रहा है तो आपके प्रोडक्ट की जो है वो डिमांड गिरेगी, जिसकी वजह से जो है वो आपके प्रॉफिट्स कम होंगे। आपके प्रॉफिट्स कम होंगे तो आप वर्कर की डिमांड भी कम कर दोगे, सही है, डिमांड फॉर लेबर भी आप कम कर दोगे, सही है। लास्टली, एन इंक्रीज इन वेजेस इन सिमिलर इंडस्ट्री। ये आपकी बार्गेनिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि अगर आप अपने प्रोड्यूसर को जाके बोलोगे कि सिमिलर इंडस्ट्री में वेजेस बढ़ गई हैं, आप हमारी भी वेजेस बढ़ाओ, तो उसको आपकी वेजेस बढ़ानी पड़ेंगी, वरना उसको डर होगा कि आप दूसरी इंडस्ट्री में भाग जाओगे। तो ये जो है वो आपकी बार्गेनिंग पावर को क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। ये आपकी बार्गेनिंग पावर को क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, सही है। ले रही है चीज, ठीक है। द गवर्नमेंट इंक्रीजेज द रेट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बढ़ता है तो क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम को क्या होगा, इनकम टैक्स बढ़ा है तो डिस्पोजेबल इनकम गिरनी चाहिए, डिस्पोजेबल इनकम गिरनी चाहिए। डिस्पोजेबल इनकम गिरेगी तो क्या होगा, हमारी डिमांड जो है वो प्रोडक्ट की कम हो जाएगी, सही है। अच्छा, फिर क्या बोला है, डिक्रीज इन द सेल्स टैक्स। तो सेल्स टैक्स का मतलब क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्स कम हो रहा है, सही है। सेल्स टैक्स का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स कम हो रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स कम होगा तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, कम हो जाएगी, सीओपी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो है मेरे मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी, सही है। तो डिमांड कम हो रही है, सप्लाई बढ़ रही है, तो मैं ओरिजिनली किधर हूँ, मैं ओरिजिनली यहाँ पर हूँ, मैं ओरिजिनली यहाँ पर हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे डिमांड कम करनी है। अगर मैं ओरिजिनली यहाँ पर हूँ तो ये भी देख लो, मेरा सप्लाई ये है और मेरा डिमांड ये है, सही है। अच्छा, डिमांड कम होगी तो क्या होगा, डिमांड कम होगी तो मैं पीछे आऊँगा, डिमांड कम होगी तो मैं पीछे आऊँगा, और मेरी सप्लाई जो है वो बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है तो मैं आगे आऊँगा, सही है। तो मेरा नया इक्विलिब्रियम क्या होगा, पहले मैं इधर आऊँगा और फिर मैं इधर आऊँगा, सही है। मेरा आंसर होगा डी। सिंपल ना, पहले आप पीछे आओगे, यहाँ से आप डिमांड को शिफ्ट करोगे, फिर यहाँ से आपका सप्लाई आगे जाएगा, सही है। तो ये देखो, अब ये सवाल ऐसे ही, ये आपको पता है डिमांड गिर रही है, सप्लाई बढ़ रही है, फिर भी गलत आंसर बता रहे हो, तो ये अपने पास पेपर में हमेशा ये एरोज बना के करा करो तरीके से, ऐसे देख के नहीं करा करो, ठीक है।
क्लियर है ये चीज? क्वेश्चन नंबर 11. In South Africa, the number of skilled workers is relatively low. However, average wages in South Africa are double the average wage in Brazil and Turkey, and they are 1.6 times higher than in Malaysia. अच्छा, ये बोल क्या रहा है? ये बोल रहा है कि साउथ अफ्रीका में स्किल्ड वर्कर्स कम है. साउथ अफ्रीका में स्किल्ड वर्कर्स क्या हैं? कम है. एवरेज वेजेस जो साउथ अफ्रीका की हैं वो डबल हैं. डबल मतलब ब्राजील और टर्की में जो वेज है ना साउथ अफ्रीका में उससे डबल है, और मलेशिया से 1.6 टाइम्स हायर है. मतलब डबल हायर नहीं है, 1.6 टाइम्स. सही है. अच्छा, व्हाट मे बी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन? क्यों ज़्यादा है साउथ अफ्रीका में वेजेस, क्यों ज़्यादा है? बेसिकली पूछना ये चाह रहे हैं हमसे. सही है. तो सबसे पहला ऑप्शन, मलेशियन वर्कर्स आर मोर स्किल्ड देन साउथ अफ्रीकन वर्कर्स. अगर आपके मलेशियन वर्कर्स साउथ अफ्रीकन वर्कर्स से ज़्यादा स्किलफुल हैं तो मलेशियन वर्कर्स को वेजेस कम क्यों मिल रही हैं? उनको तो वेजेस ज़्यादा मिलनी चाहिए. उनको तो वेजेस ज़्यादा मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे मुझे बोला हुआ है कि मलेशिया में वेजेस कम है साउथ अफ्रीका से. तो अगर मलेशिया में वर्कर ज़्यादा स्किल्ड हैं तो क्यों वेजेस कम है? तो पहला ऑप्शन आपका गलत. सही, अगर स्किलफुल ज़्यादा है तो वेजेस ज़्यादा होनी चाहिए. प्राइजेज इन साउथ अफ्रीका डबल दोज इन ब्राज़ील. ये कह रहा है कि क्योंकि अफ्रीका में प्राइजेस डबल हैं ब्राज़ील से, तभी अफ्रीका में वेजेस डबल हैं. ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें नहीं पता कि भाई साउथ अफ्रीका की नोट की परचेजिंग पावर क्या है, ब्राज़ील की नोट की परचेजिंग पावर क्या है. हमें दोनों के प्राइजेस का फर्क नहीं पता, तो आप इससे ये नहीं डिटरमाइन कर सकते कि प्राइजेस डबल हैं तो वेजेस भी डबल होनी चाहिए. ऐसा जरूरी नहीं है. सही है. प्राइसेस डबल हैं तो वेजेस भी डबल होनी चाहिए, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है. साउथ अफ्रीका लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो. अगर अफ्रीका की लेबर प्रोडक्टिविटी लो है तो अफ्रीका में वेजेस ज़्यादा क्यों है? तो ये तो गलत है. सही है. ये तो गलत है. सही है, क्योंकि अगर लेबर प्रोडक्टिविटी लो है तो वेजेस कम होनी चाहिए. सही है. लेबर प्रोडक्टिविटी लो है तो वेजेस कम होनी चाहिए. लास्टली, साउथ अफ्रीकन ट्रेड यूनियन बार्गेनिंग पावर इज स्ट्रॉन्ग. ऑब्वियस सी बात है, अगर अफ्रीका की बार्गेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग होगी तो वहाँ पर वेजेस भी ज़्यादा होंगी. सही है. तो वहाँ पर वेजेस भी ज़्यादा होंगे. सही है. अच्छा, बी इसलिए नहीं है, बी इसलिए नहीं है क्योंकि इससे बोला हुआ प्राइसेस इन साउथ अफ्रीका डबल दोज इन ब्राज़ील. ये कह रहा है कि अफ्रीका में प्राइसेस डबल है तभी वहाँ पर वेजेस भी डबल है. ऐसा जरूरी नहीं है भाई. हमें नहीं पता वहाँ के नोट की परचेजिंग पावर क्या है ब्राज़ील के मुकाबले में, दोनों के इन्फ्लेशन रेट क्या है. अब इसने डबल बोल दिया, हमें नोट की परचेजिंग पावर भी तो नहीं पता. सही है. तो आप इस इतनी कम डिटेल से ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि प्राइसेस डबल है तो वेजेस भी डबल होंगी. क्या पता वेजेस 1.5 टाइम्स ज़्यादा होनी चाहिए, क्या पता 1 टाइम ज़्यादा होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है. सही है. तो ये चीज़ आपकी डिटरमाइन नहीं कर रही. डी इज द बेटर ऑप्शन, क्योंकि डी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा है. कह रहा है कि भाई बार्गेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग है तो वेजेस ज़्यादा है. सिंपल. अभी हमने पीछे ऐसा सवाल देखा तो था, बार्गेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग होगी तो वेजेस ज़्यादा होंगी. सही है. क्वेश्चन नंबर 12. टू अचीव हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन. भाई हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन इज सेम इंडस्ट्री, हॉरिजॉन्टल इंडस्ट्री सेम इंडस्ट्री एंड सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन. अच्छा, ये कोविड वाला एसओपी नहीं है, मैं लिख देता हूँ भाई. स्टेज ऑफ प्रोडक्शन. सही है. सेम इंडस्ट्री सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन. अ फर्म प्रोड्यूसिंग टायर्स could be merged with another firm producing, क्या होगा? सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन सेम इंडस्ट्री. A firm producing tires could merge with another firm producing tires. Yes, obvious सी बात है ना. ये यार, अच्छा ये क्या होगा? मोटर कार्स क्या होगा? ये क्या होगा? ये कौन सी इंटीग्रेशन है? अगर मैं मोटर कार वाले से बनाने से मर्ज हो जाऊं तो ये क्या होगा? दिस कैन बी वर्टिकल फॉरवर्ड, दिस कैन बी वर्टिकल फॉरवर्ड. सही है. और ये क्या होगा? ये वर्टिकल बैकवर्ड होगा, क्योंकि मैं अपना टायर के रबड़ वाले से कर रहा हूँ. इट्स टाइप ऑफ वर्टिकल बैकवर्ड. टाइप ऑफ. सही है. ज़रूरी नहीं है कि भाई रबड़ सिर्फ वो टायर के लिए बना रहा है, किसके लिए बना रहा है, तो एग्जैक्टली नहीं बता सकते. अगेन ये भी मेरे वर्टिकल का पार्ट होगा, पर एग्जैक्टली नहीं बता सकते. सही है. ठीक है. 12 हो गया हमारा. 12:30. क्वेश्चन नंबर 13. सही है. विच कॉस्ट विल नेसेसरली फॉल कंटिन्यूसली एज आउटपुट इंक्रीजेस. अच्छा, कह रहा है कि आउटपुट बढ़ रहा है, कॉस्ट गिर रही है. आउटपुट बढ़ रहा है, कॉस्ट गिर रही है. तो इसका सिंपल आंसर एवरेज फिक्स कॉस्ट है. क्यों आंसर है मैं बता देता हूँ इसका. भाई लेट से मैं कहता हूँ ये मेरी फिक्स कॉस्ट है. सही है. ये मेरी फिक्स कॉस्ट है, और लेट से मेरी फिक्स कॉस्ट 50 है. सही है. लेट से मेरी फिक्स कॉस्ट 50 है. सही है. तो पहला यूनिट बनाया, दूसरा यूनिट बनाया, तीसरा यूनिट बनाया. सही है.
तो पहला यूनिट बनाऊंगा तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ठीक, तो पहले यूनिट पे 50 डिवाइडेड बाय 1 कर दूंगा, दूसरे यूनिट पे 50 डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, तीसरे यूनिट पे 50 डिवाइडेड बाय 3 कर दूंगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, पहले पे मेरी एवरेज फिक्स कॉस्ट 50 थी, दूसरे पे मेरी एवरेज फिक्स कॉस्ट 25 है, तीसरे पे मेरी एवरेज फिक्स कॉस्ट होगी 16.67। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करता हूँ तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ पर मैंने लिख दिया क्वांटिटी, और मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट इस तरीके का बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है थ्रू आउट द टाइम। कभी भी यहाँ से टच नहीं होता वो, पर थ्रू आउट द टाइम डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सही है। तो जैसे जैसे आपके यूनिट्स बढ़ते हैं ना, तो आपकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा यूनिट्स में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि आपका न्यूमरेटर तो सेम ही है ना, आपका न्यूमरेटर तो हमेशा सेम ही होगा, डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा तो ओवरऑल आंसर तो गिरता जाएगा। बेसिक मैथ। सही है। तो फिक्स कॉस्ट अगर आपकी सेम है और आपके यूनिट्स अगर बढ़ते जा रहे हैं तो आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट थ्रू आउट द टाइम जो है वो गिरेगी। एवरेज फिक्स कॉस्ट थ्रू आउट द टाइम जो है वो गिरेगी। सही है, क्लियर है ये चीज? तो इसका सिंपल आंसर मेरा ए होगा। अच्छा, बी इसलिए नहीं है क्योंकि आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज यू शेप। ठीक है, अब इसकी लॉजिक में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको शेप याद करना है इसका। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज यू शेप, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज लाइक दिस, ये मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है। सही है। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का तो यहाँ लेना देना ही नहीं है। रीपेमेंट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, रीपेमेंट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, इट डज नॉट फॉल विद द लेवल ऑफ आउटपुट। सही है, और ये आउटपुट की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, सिंपल मेरे लोन के इंटरेस्ट की बात हो रही है, यूनिट्स वगैरह की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। सही है, यहाँ पर यूनिट्स की बात नहीं हो रही है, एवरेज आउटपुट की बात नहीं हो रही बेसिकली यहाँ पे। ये रीपेमेंट की कॉस्ट कम थोड़ी होगी। सही है, तो यहाँ पर आउटपुट बढ़ेगा तो आपकी फिक्स कॉस्ट कम होगी। सही है। अच्छा जी, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होंगी? फॉल होंगी। ले रही है चीज? तो ये शेप हमेशा याद करना, ये वाले दो। सही है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमेशा ऐसा ही होता है और टोटल कॉस्ट भी ऐसा ही होता है। हाँ, टोटल कॉस्ट भी ऐसा ही होता है, तो ये भी याद कर लेना, टोटल कॉस्ट भी ऐसा ही होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट। तो एवरेज टोटल कॉस्ट भी ऐसा ही होता है। अच्छा, इस डायग्राम में वेरिएबल कॉस्ट भी बना दूं, तो ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट होती है और ये मेरी टोटल कॉस्ट होती है। सही है, तो ये सिंपल शेप्स, बेसिक शेप्स है। क्वेश्चन नंबर 14, a monopoly takes over an industry from competitive firms। सही है, मोनोपोली ने जो है वो टेक ओवर कर लिया फ्रॉम कंपैरेटिव फर्म्स। व्हाट इज नॉट लाइकली टू बी ट्रू अबाउट अ मोनोपोली कंपेयर्ड विद अ कंपैरेटिव फर्म। तो ये बेसिकली कह रहा है मोनोपोली के बारे में क्या सच नहीं है। सिंपल सी बात। अ मोनोपोली विल अर्न अ हायर प्रॉफिट, यस ये सच है, मोनोपोली हमेशा ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी। अ मोनोपोली विल गेन अ ग्रेटर शेयर ऑफ द मार्केट, यस उसका मार्केट शेयर भी ज्यादा होगा। अ मोनोपोली विल ऑफर अ वाइडर चॉइस ऑफ टू द कंज्यूमर, बिल्कुल गलत। एक मोनोपोली एक्सप्लॉइट करता है, और मोनोपोली का मतलब है वन फर्म, और अगर एक फर्म है तो वो आपको इतनी वैरायटी कभी भी नहीं देगा, वो आपको इतनी वैरायटी कभी भी नहीं देगा। A monopoly will operate on a larger scale of production, yes। तो इसने मुझे बोला था झूठ क्या है, तो झूठ ही है, तो सी इज द राइट आंसर। सही है, नॉट। तो ये हमेशा पढ़ा करो, नॉट लिखा हुआ है। सही है, सिंपल सी बात है, एक फर्म आपको कभी भी इतनी वैरायटी नहीं दे सकती। सही है। क्वेश्चन नंबर 15, द टेबल शोज द कॉस्ट ऑफ अ फर्म। तो इसने मुझे आउटपुट दिए हुए हैं, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, टोटल कॉस्ट दी हुई है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्म फिक्स कॉस्ट? तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दूंगा तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। तो क्या यहाँ पर मुझे कोई फिक्स कॉस्ट बता सकता है? हर आउटपुट पे सेम आनी चाहिए। फिक्स कॉस्ट क्या होगी? फिक्स कॉस्ट क्या होगी यहाँ पे? 70। तो हर आउटपुट पे 70 होनी चाहिए। 70 इज द आंसर। सही। सिंपली क्या करा है, ये 15 को 85 से माइनस कर दो, 25 को 95 से माइनस कर दो, 35 को 105 से माइनस कर दो। ऐसे कर करके माइनस करते रहोगे ना तो फिक्स कॉस्ट आपकी 70 आती रहेगी, क्योंकि ये वाला बेसिक फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे। सही, इसको रीअरेंज किया है, इसको रीअरेंज किया। सही। When is a tax progressive? सही है, when is a tax progressive? अच्छा, अब इसकी थोड़ी मैं नॉलेज दे देता हूँ। देखो, तीन तरह के टैक्स होते हैं। ये तीन तरह के टैक्स होते हैं। एक टैक्स होता है प्रोग्रेसिव, एक टैक्स आपका होता है रिग्रेसिव, और एक टैक्स आपका होता है प्रोपोर्शनल। सही है। अच्छा, प्रोपोर्शनेट बोल दो, प्रोपोर्शनल बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोग्रेसिव क्या होता है? प्रोग्रेसिव इज अ टाइप ऑफ इनकम टैक्स। प्रोग्रेसिव इज अ टाइप ऑफ इनकम टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में क्या होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो टैक्स का परसेंटेज भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे बंदा अमीर होता जा रहा है टैक्स का परसेंटेज भी बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब
आप अमीर से पैसा लेके गरीब को दे रहे हो, सही है। इट्स अ टाइप ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी है ये। एक गवर्नमेंट को जब भी अमीर से पैसा गरीब को देना होता है ना, तो वो क्या करती है, वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाती है। वो टैक्स का परसेंटेज बढ़ा देगी, जैसे जैसे बंदे की इनकम बढ़ेगी वो हायर टैक्स ब्रैकेट में आता जाएगा और वो ज्यादा जो है वो टैक्स देता जाएगा। वो टैक्स अपन गरीब को दे देंगे इन फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट हो गया, ट्रांसफर पेमेंट हो गया, ये सारी चीजें। सही है। अच्छा, रिग्रेसिव क्या होता है? रिग्रेसिव टैक्स इज अ टाइप ऑफ सेल्स टैक्स। सही है। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम कम होगी ना, आपके ऊपर टैक्स का परसेंटेज बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या है भाई? लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैंने एक सिगरेट के डब्बे पे 10 रुपए का टैक्स लगा दिया। सही है। हर सिगरेट के डब्बे पे 10 रुपए का टैक्स है। इसका मतलब अगर मेरी इनकम 10,000 है तो मैं भी 10 रुपए दूंगा। अगर एक बंदे की इनकम 1 लाख है तो वो भी 10 रुपए देगा। अगर एक बंदे की इनकम 1,000 रुपए है वो भी 10 रुपए देगा। इसका मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम कम होगी आपके ऊपर ये 10 रुपए का बर्डन बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आपकी इनकम कम होगी ये 10 रुपए आपको ज्यादा लगने लगेंगे। सही है। जैसे जैसे आपकी इनकम कम होगी ये 10 रुपए आपको ज्यादा लगने लगेंगे। तो रिग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है कि पुअर पे ज्यादा बर्डन आ रहा है। रिग्रेसिव का मतलब क्या है? पुअर पे ज्यादा बर्डन आ रहा है। तो यहाँ पर जो है वो पुअर पे बर्डन क्या आता है? ज्यादा आता है। सही है। और प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है? चाहे आपकी इनकम बढ़े या आपकी इनकम गिरे, एक फिक्स है। मतलब एक तरह से ये एक फिक्स टाइप ऑफ परसेंटेज है। सही है। एक फिक्स परसेंटेज है, मतलब हर बंदा सेम टैक्स देगा, सेम अमाउंट ऑफ टैक्स देगा। सही है। हर बंदा सेम अमाउंट ऑफ टैक्स देगा। इससे जो है ना वो बर्डन का रिलेशन वगैरह नहीं होता। इससे बर्डन का रिलेशन वगैरह नहीं होता। सही है। तो यहाँ पर बर्डन का कॉन्सेप्ट नहीं आता। अगर मैं इसको आपको ग्राफिकली बताऊँ ना, ये प्रोपोर्शनल टैक्स सबसे कम यूज होता है। सही है। अगर मैं आपको ग्राफिकली बताऊँ ना, तो ये यहाँ पर अपन लिखते हैं टैक्स रेट, यहाँ पर अपन लिखते हैं टैक्स रेट, यहाँ पर अपन लिखते हैं इनकम। और आप नोटिस करो अलग अलग ग्राफ। सही है। सबसे पहली लाइन है ये स्ट्रेट का मतलब है प्रोपोर्शनल टैक्स है। कौन सा टैक्स है? प्रोपोर्शनल। आप नोटिस करो इनकम बढ़ते जा रही है, टैक्स रेट बिल्कुल सेम है। प्रोग्रेसिव क्या होता है? जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स का रेट बढ़ता जाएगा। तो ये आपका प्रोग्रेसिव। सही है। और सबसे लास्ट वाला जो है आपका वो होता है रिग्रेसिव, कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपके ऊपर टैक्स का परसेंटेज कम होता जाएगा। किसी भी कंट्री में कोई फिक्स यूज नहीं होता। ये डिपेंड करता है। अगर लेट्स से मुझे इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करनी है ना, लेट्स से मुझे इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, लेट्स से आई वांट टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम, तो मैं क्या करूंगा? अगर मुझे इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट करनी है तो मैं क्या करूंगा? आई विल इंक्रीज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, अमीरों से ज्यादा पैसा लूंगा। आई विल रिड्यूस द रिग्रेसिव टैक्सेशन, मैं सेल्स टैक्स को कम कर दूंगा ताकि गरीब पे कम बर्डन है। तो इस तरह से मैं इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। अमीर से ज्यादा पैसा लूंगा, गरीब से कम पैसा लूंगा। तो गरीब की मैं अफोर्डेबिलिटी को बढ़ाऊंगा और अमीर से ज्यादा पैसा लूंगा। सही। यस, आपको ये डायग्राम आनी चाहिए। ये बहुत बार आई है पेपर में, ये आती है पेपर में, अक्सर आती है। सही है। प्रोपोर्शनल टैक्सेशन में वही बोल रहा हूँ, बहुत कम यूज होती है और ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है बच्चों के लिए। इसको बस इस तरह याद कर लो कि हर बंदे पे सेम बर्डन आता है। ऐसा नहीं है कि अमीर पे ज्यादा आ रहा है, गरीब पे कम आ रहा है, गरीब पे ज्यादा आ रहा है, अमीर पे कम आ रहा है, ऐसा नहीं होता। प्रोपोर्शनल में सिर्फ ये रट्टा मार लो, सब पे इक्वल आता है, सिंपल। और ये डायग्राम से भी आपको समझ आ जाना चाहिए। तो ये सब पे इक्वल आ रहा है। ठीक है। आपको मेन प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव याद करना है। सही है। अच्छा, अभी ऑप्शन देखो क्या है, बताओ। प्रोग्रेसिव, व्हाट टैक्स इज प्रोग्रेसिव? सही है। व्हेन इज अ टैक्स प्रोग्रेसिव? व्हेन सम गुड्स हैव अ हायर टैक्स। गुड्स पे तो लगता ही नहीं है। प्रोग्रेसिव टैक्स इज नॉट ऑन गुड्स। सही है। तो इसको तो हटा दो, सिंपल। पहला ऑप्शन तो हट जाएगा। When the rate of tax increases as income increases, yes, this is progressive. When the tax is linked to the rate of inflation, ये कोई चीज नहीं होती। When the tax is on income rather than goods on services, अब बच्चा बोलता है डी भी आंसर है, क्योंकि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन भी तो इनकम पे लगती है। तो वो सिर्फ प्रोग्रेसिव नहीं होता, वो प्रोपोर्शनल भी हो सकता है। आपका प्रोपोर्शनल टैक्स भी इनकम पे ही लगता है। सही है। तो ये जरूरी नहीं है। बेस्ट आंसर क्या है? बी। बेस्ट आंसर क्या है? बी, जो कि एग्जैक्टली प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की डेफिनेशन है। सही है। ये एग्जैक्टली मेरे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की डेफिनेशन है। सही है। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है। ले रही ये चीज तो डेफिनेटली प्रोग्रेसिव नहीं है। सही है। ऑप्शन डी इज नॉट डेफिनेटली प्रोग्रेसिव। क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा देखो, ये अब ये उसी से रिलेटेड है। ये सवाल उसी जो मैंने आपको नॉलेज दी है अभी उसी से रिलेटेड है ये। अ गवर्नमेंट विशेस टू ट्राई टू मेक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द कंट्री मोर इक्वल, व्हिच पॉलिसी वुड बी मोस्ट लाइकली टू अचीव दिस? हाँ भाई, इक्वालिटी लेके आनी है ना, इनकम की इक्वालिटी। अगर आप सब्सिडीज को कम कर दोगे फ्रॉम हाउसिंग,
अगर आप सब्सिडीज को कम कर दोगे फ्रॉम हाउसिंग, इससे तो आपकी अफोर्डेबिलिटी कम हो जाएगी। रिड्यूसिंग इनडायरेक्ट टैक्स ऑन फूड, यस, आप बेसिक नेसेसिटी पे टैक्सेस को कम कर रहे हो, इसका मतलब है आप जो है वो गरीबों की क्या बढ़ा रहे हो, अफोर्डेबिलिटी को आप बढ़ा रहे हो। अगर आप गरीबों की अफोर्डेबिलिटी को बढ़ा रहे हो, इसका मतलब है आपने क्या करा है, आपने रिग्रेसिव टैक्सेशन को कम करा है। देखो जाओ यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था, आपने बेसिकली रिग्रेसिव टैक्सेशन को कम करा है। रिड्यूसिंग इनहेरिटेंस टैक्स, इससे मेरी इनइक्वालिटी बढ़ेगी, क्योंकि इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है, जब आपके घर में कोई, आपके पेरेंट या किसी का इंतकाल हो गया, कुछ भी हो गया, या फैमिली में कोई मर गया, तो आप उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हो ना, आप उसकी प्रॉपर्टी को टेक ओवर करते हो। तो जब आप उसकी प्रॉपर्टी को टेक ओवर करते हो तो आपको टैक्स देना होता है। इससे होगा ये कि अमीर और अमीर होता जाएगा, क्योंकि उसको ज्यादा प्रॉपर्टी टेक ओवर करेगा, इससे वो और अमीर हो जाएगा। सही है, तो इससे आपकी इनइक्वालिटी बढ़ेगी। रिड्यूसिंग टैक्स ऑन डिविडेंड्स, अगेन आप कैपिटल गेन टैक्स को कम कर रहे हो। ये जो स्टॉक्स और शेयर्स पे जो आपका टैक्स होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन टैक्स, उसको क्या बोलते हैं, CGT, कैपिटल गेन टैक्स। अगर आप कैपिटल गेन टैक्स को कम करोगे तो अमीर और अमीर होता जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, शेयर्स और स्टॉक्स से पैसा कौन कमाता है, अमीर बंदा ही कमाता है ना। तो आप अमीर पे टैक्स कम कर रहे हो, आप अमीर पे टैक्स कम करोगे तो अमीर और अमीर होता जाएगा। सही है, तो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसने मुझे साफ साफ बोला हुआ है मोर इक्वल। मोर इक्वल का मतलब आप जो है वो पैसा रिच से पुअर को दे रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18, इन ट्राइंग टू अचीव वन ऑफ इट्स एम अ गवर्नमेंट में मेक इट डिफिकल्ट टू अचीव अनदर एम। तो ये कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पॉलिसीज की बात कर रहा है। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट? अचीविंग मोर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में प्रिवेंट अ राइज इन द एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब मोर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होती है, जब मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होती है, तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। तो ये मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये दोनों साथ अचीव होते हैं, ये दोनों साथ अचीव होते हैं। अचीविंग एन इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ में प्रिवेंट फुल एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल गलत। इकोनॉमिक ग्रोथ और फुल एम्प्लॉयमेंट एक साथ अचीव होते हैं। सही है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फुल एम्प्लॉयमेंट एक साथ अचीव होते हैं। अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट में प्रिवेंट स्टेबल प्राइसेस, यस, क्योंकि आपकी इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप ऑफ अ नेगेटिव रिलेशनशिप है। सही है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप ऑफ नेगेटिव रिलेशनशिप है। अचीविंग स्टेबल प्राइसेस में प्रिवेंट अ करंट अकाउंट सरप्लस, बिल्कुल गलत। जब आपकी इकोनॉमी में प्राइसेस स्टेबल होती हैं, जब आपकी इकोनॉमी में प्राइसेस स्टेबल होती हैं, इसका मतलब है कि आपका गुड जो है वो सस्ता है। जब आपका गुड सस्ता है तो लोगों को, बाहर वालों को आपका प्रोडक्ट सस्ता लगेगा, जिसकी वजह से आपके एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, और जब आपके एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो आपका करंट अकाउंट सरप्लस होगा। तो ये कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये दोनों साथ अचीव होते हैं, ये दोनों एम साथ अचीव होते हैं। सही है, तो सी इज द राइट आंसर, जो कि आपकी बेसिक मैक्रो की नॉलेज को टेस्ट कर रहा है। सही है, तो हमेशा याद रखना, यही मेरे वैसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। इससे सारे ऑप्शन में दे दिए इसने मुझे, सारे ऑप्शन में, अगर ये भी याद कर लो ना तो बहुत है। सही है, क्वेश्चन नंबर 19, which policy combination will be the most effective if a government wishes to increase the level of employment? Which policy combination will be the most effective if a government wishes to increase the level of employment? अगर मुझे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज लगानी पड़ेंगी। तो डिक्रीज जनरल टैक्स, तो टैक्सेस को कम करूंगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। डिक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को कम करूंगा तो कंजम्पशन बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। तो मेरा ए ही आंसर होगा, सिंपल ए ही आंसर होगा, एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगानी है। बाकी में आप देख लो, यहाँ पर आपका एडी बढ़ेगा, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाओगे तो एग्रीगेट डिमांड गिरेगा, तो गलत। टैक्सेस को बढ़ाओगे तो एडी गिरेगा, इंटरेस्ट रेट को गिराओगे तो एडी बढ़ेगा। तो एक में बढ़ रहा है, एक में गिर रहा है, गलत। सही है, इंक्रीज जनरल टैक्सेशन, इससे आपकी एग्रीगेट डिमांड गिरेगी, और इससे भी आपकी एग्रीगेट डिमांड गिरेगी। आई डोंट गेट दिस वन, क्यों भाई? देखो सिंपल सा सवाल है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी तो पॉलिसीज लगाओगे ना। ऑप्शन ए में इससे क्या करा हुआ है, इसने दो पॉलिसी लगाई है, एक एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और एक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाते हैं, टैक्सेस को कम करते हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करते हैं, मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं, इंटरेस्ट रेट को गिराते हैं, और साथ में आपका एक्सचेंज रेट भी जो है वो बढ़ जाता है। सही है, ठीक है, कह रही ये चीज। तो ये सिंपल एक्सपेंशनरी मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी लग रही है। क्वेश्चन नंबर 20, a newspaper reported that a country's economy had grown by 3%. जब भी आप ये चीज देखो ना, इकोनॉमी ग्रो हो रही है, इकोनॉमी हैज ग्रोन, तो हमेशा जो ग्रोथ होती है ना आपकी, वो हमेशा आउटपुट से देखते हैं। किससे देखते हैं? आउटपुट से।
या इनकम से देखते हैं, सही है। अच्छा, आउटपुट इनकम में पूरे मुल्क की इनकम की बात कर रहा हूँ, सही है। व्हाट मस्ट हैव इंक्रीज इन दैट ईयर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ेगी तो क्या आपके मुल्क में ग्रोथ आएगी? क्योंकि जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आपकी एग्रीगेट सप्लाई गिरेगी, जिसकी वजह से आपके मुल्क में जो है वो प्राइसेस बढ़ेंगी, और जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो आपके मुल्क में लोगों की इनकम गिरेगी, सही है। और लोगों की इनकम बढ़ेगी तो आपके मुल्क में जो है वो ग्रोथ भी गिरेगी। तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। यस, जीडीपी इज द परफेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि जीडीपी आपकी साफ साफ आपके आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। जीडीपी रिप्रेजेंट ही आपके आउटपुट को करता है, सही है। जीडीपी रिप्रेजेंट भी आपके आउटपुट को करता है, सही है। तो ये सिंपल है, अगर आपका जीडीपी बढ़ रहा है इसका मतलब है आपका मुल्क ग्रो हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट, अगर आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इससे तो आपके मुल्क में एग्रीगेट डिमांड गिरेगी, सही है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो कंजम्पशन गिरेगी, कंजम्पशन गिरेगी तो आपके मुल्क में एग्रीगेट डिमांड गिरेगी, सिंपल। वेज लेवल्स आपकी ग्रोथ को डिटरमाइन नहीं करता। और अगर मैं इसके आपको लिंक बना के दूं, तो अगर वेज लेवल बढ़ेगा तो फर्म की कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो एग्रीगेट सप्लाई गिरेगी, एग्रीगेट सप्लाई गिरेगी तो पहले के मुकाबले में जो है वो प्राइसेस बढ़ेंगी, जिसकी वजह से रियल इनकम गिरेगी और वो आगे वाली चीज ग्रोथ गिर जाएगी, सही है। तो जीडीपी इज द परफेक्ट आंसर, जो कि मेरा आंसर यहाँ पर भी है, ठीक है। तो 20 का आंसर भी है, जो कि हल्का सवाल था। 21, भाई ये तो अब आप सबको पता होना चाहिए। What is meant by a deflation? What is meant by deflation? What is deflation? Deflation is a general fall in price level, सही है, fall in price level। और इसको आप दूसरे लफ्जों में कह सकते हो नेगेटिव इन्फ्लेशन, नेगेटिव इन्फ्लेशन, सही है। तो a fall in the general price level, A is the right answer. A fall in the international value of a currency is depreciation. A fall in the rate of inflation is disinflation, सही है, डिसइन्फ्लेशन। जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन गिरता है तो इसका मतलब है प्राइजेस अभी भी बढ़ रही हैं पर कम रेट से बढ़ रही हैं, सही है। सिंपल कॉन्सेप्ट होता, प्राइजेस अभी भी बढ़ रही हैं पर कम रेट से बढ़ रही हैं। अ फॉल इन द रियल वैल्यू ऑफ मनी, ये अफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन है। ये क्या है? अफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, सही है। तो ए इज द परफेक्ट आंसर, सही है। अच्छा, द इन्फॉर्मेशन बिलो रेफर्स टू एन इकोनॉमी फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर दिया हुआ है जी, और मुझे इसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या होता है? टैक्स, सही है। व्हाट वाज द बजट बैलेंस ऑफ द गवर्नमेंट? अच्छा, तो भाई मेरे 3 तरह के बजट होते हैं। एक होता है बैलेंस बजट। व्हाट इज बैलेंस बजट? गवर्नमेंट इज इक्वल टू टैक्स। एक होता है डेफिसिट, बजट डेफिसिट। डेफिसिट में क्या होता है? गवर्नमेंट इज मोर देन टैक्स। और लास्ट होता है मेरा सरप्लस, बजट सरप्लस, जो कि मेरा क्या होता है? टैक्स रेवेन्यू मोर देन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सही है। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मेरा जी एक्सीड कर रहा है टी को, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये डेफिसिट है, सही है। कितना डेफिसिट है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज मोर देन टैक्स रेवेन्यू, तो ये तो मेरा डेफिसिट है। कितना डेफिसिट है? इन डेफिसिट ये लग रहा है मुझे तो 4,000 का डेफिसिट तो हो ही नहीं सकता। यस, 926 का डेफिसिट है, सही है, क्योंकि मेरी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग 926 से एक्सीड कर रही है रेवेन्यू को, सही है। मेरी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग एक्सीड कर रही है 926 मिलियन से टैक्स रेवेन्यू को, सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द चेंज इन जीडीपी पर हेड after taking account of price increases real change between 2000 and 2013? अब ये एक टेक्निकल सवाल है, मैं पहले इसको आसान तरीके से बता रहा हूँ, फिर मैं इसका फॉर्मूला वाला तरीका ही बता दूंगा। क्या बोल रहा है ये? कह रहा है कि आफ्टर टेकिंग अकाउंट ऑफ प्राइस इंक्रीजेस। अच्छा, ये जो 2000 है ना, ये 2000 ये मेरा बेस ईयर है। आपको हमेशा याद होना चाहिए 100 इज योर बेस ईयर, सही है। 100 इज योर बेस्ट ईयर एंड 100 इज योर बेस ईयर। 100 का मतलब कि आपके मुल्क में कोई इन्फ्लेशन नहीं थी, प्राइसेस स्टेबल थी, कोई मसला नहीं था, नो वॉर सिचुएशन, नथिंग। तो ये जो मेरा जीडीपी है ये क्या होगा? ये रियल होगा कि नॉमिनल होगा? ये 4000 रियल है कि नॉमिनल है? ये 4000 जो जीडीपी है ये रियल जीडीपी होगा, नॉमिनल जीडीपी होगा? रियल होगा। ये क्यों रियल होगा? क्योंकि ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। क्यों? क्योंकि ये इन्फ्लेशन थी नहीं, इन्फ्लेशन थी नहीं। मेरा बेस ईयर 100 है ना, अगर आपका बेस ईयर 100 है इसका मतलब है कोई इन्फ्लेशन ही नहीं है। ये चीज समझ आई? अगर आपका बेस ईयर 100 है तो इसका मतलब है कोई इन्फ्लेशन ही नहीं है। अच्छा, फिर इसलिए मुझे 2013 में जीडीपी दी हुई है 6000 की। अब मुझे एक बात बताओ, नॉमिनल इनकम जो होती है आपकी, नॉमिनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट। ये आपकी नॉमिनल इनकम का फॉर्मूला होता है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय आउटपुट, सही है। सिंपल सा फॉर्मूला। तो मुझे एक बात बताओ, मेरा जो जीडीपी है या तो प्राइस के बढ़ने की वजह से बढ़ सकता है,
या तो आउटपुट की बढ़ने की वजह से बढ़ सकता है, ये चीज समझ आई। मेरे मुल्क में जो मेरा जीडीपी बढ़ता है या तो प्राइसेस की वजह से बढ़ता है या तो आउटपुट की वजह से बढ़ता है, ये चीज क्लियर है। या तो सिंपली मेरे गुड्स की प्राइसेस बढ़ जाती हैं या तो एक्चुअल में मेरा आउटपुट बढ़ता है। तो मुझे बताओ कौन सी चीज बेहतर है, मेरा आउटपुट प्राइस से बढ़ना चाहिए कि आउटपुट से बढ़ना चाहिए? मतलब मेरा जीडीपी प्राइस से बढ़ना चाहिए आउटपुट से? एक इकोनॉमी के लिए अच्छी बात क्या होगी? मतलब आपके मुल्क में जो आपकी जीडीपी बढ़ रही है वो इन्फ्लेशन से बढ़े कि आउटपुट से बढ़े? आउटपुट से बढ़े ना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जबकि आपके कंट्री में आउटपुट नहीं बढ़ेगा आपका कंट्री ग्रो नहीं कर रहा। इन्फ्लेशन से आपका कंट्री ग्रो थोड़ी करता है। अगर मुझे सिंपली अपने जीडीपी को ओवरस्टेट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं प्राइसेस को बढ़वा दूंगा, मेरे जीडीपी की अमाउंट ज्यादा आ जाएगी और बाहर वाले बोलेंगे कि भाई ये तो मुल्क कितना आगे बढ़ रहा है। तो हम हमेशा एक कंट्री को आउटपुट से देखते हैं। कैसे देखते हैं? आउटपुट से, हम प्राइसेस से नहीं देखते। सही है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो जीडीपी मुझे इसने दिया हुआ है, ये मुझे इसने 6000 दिया हुआ है। अब इस 6000 के जीडीपी में मसला ये है कि मेरा इंडेक्स 120 है। 120 इंडेक्स का क्या मतलब है? 120 इंडेक्स का मतलब है कि इस जीडीपी में 20% इन्फ्लेशन का हाथ है। ये चीज समझ आई? इस जीडीपी में 20% इन्फ्लेशन का हाथ है, क्योंकि 100 और 20% का डिफरेंस निकालोगे तो 20% की इन्फ्लेशन आ रही है। तो अगर मुझे इस 6000 में से 20% का इफेक्ट हटाना है तो क्या करूंगा? अगर मुझे इस 6000 में से 20% का इफेक्ट हटाना है तो क्या करूंगा? मैं इस 6000 को क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा 100 डिवाइडेड बाय 120। समझ आया ये? सिंपल मैथ। 100 डिवाइडेड बाय 120, क्योंकि मुझे इस 6000 में से इन्फ्लेशन के इफेक्ट को हटाना है। तो मैं इसको 20% इसमें से मैं हटा दूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 5000। तो अब ये 5000 क्या है? अब ये 5000 क्या है? रियल जीडीपी। ये 5000 क्या है? रियल जीडीपी। समझ आई ये चीज? समझ आई? नहीं मनाइल इसी तरह हो गया, ये नहीं हो सकता। करके देख लेता हूँ। नहीं हो सकता, इस तरह नहीं हो सकता, यही तरीका है। सही है। अच्छा, तो अब मुझे बताओ 2000 में जीडीपी पर हेड क्या है, ईयर 2000 में जीडीपी पर हेड क्या है, किस तरह निकालोगे? जीडीपी पर हेड का फॉर्मूला क्या होता है? जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। सिंपल। तो बताओ पहले 2000 का क्या है, ईयर 2000 का जीडीपी पर हेड क्या आ रहा है? 4000 को डिवाइड कर दोगे 3 से। 4000 को डिवाइड कर दोगे 3 से। नहीं भाई, कुछ वर्किंग शो नहीं करनी, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ। आंसर शीट में तो डायरेक्ट आंसर मार्क करता हूँ। बताओ जीडीपी पर हेड तो बताओ। जीडीपी पर हेड क्या होगा? 4000 डिवाइडेड बाय 3। यस, 1333 सही है। 333 सही है। अच्छा, और 2013 का क्या है? 2013 का कैसे निकालोगे? 5000 को डिवाइड कर दोगे 4 से, तो आपके पास आ जाएगा 1250। 1250 ना। तो 1333 से मैं जा रहा हूँ 1250 पे, तो आंसर क्या होगा? बी। नहीं, सी। सी आंसर होगा। सही है। क्लियर है? अच्छा, अब ये जो है ना, ये मेरा तरीका था कराने का। मैं आपको एक ऑफिशियल तरीका बता देता हूँ, जो ऑफिशियल तरीका क्या है, क्योंकि आपको ये ना लगे कि भाई फॉर्मूला नहीं बताया। मैं ऑफिशियल तरीका बता रहा हूँ। ऑफिशियल तरीका इसका क्या होता है, वो थोड़ा हेवी लेवल का तरीका है। पहले आप क्या करते हो? पहले आप निकालते हो जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है। अब ये रट्टा मारना है, ये रट्टा मारना है। ये A2 के बच्चों को भी समझ नहीं आता, मैं बता दूंगा ये, पर ये तरीका सीख लो पहले। पहले आप क्या करते हो? जीडीपी डिफ्लेटर निकालते हो। जीडीपी डिफ्लेटर कैसे निकलता है? करंट प्राइस इंडेक्स, ये लिख लो, करंट प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस इंडेक्स। सही है। ये सबसे पहला फॉर्मूला है। अच्छा, तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या आ रहा है, कोई बता सकता है? करंट प्राइस इंडेक्स क्या है? करंट प्राइस इंडेक्स 100 है और बेस ईयर प्राइस नहीं, सॉरी, करंट प्राइस इंडेक्स 120 है और बेस ईयर कितना है? 100। तो डिवाइड कर दोगे इसको 100 से, तो आंसर क्या आएगा? 1.2। तो मेरा जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? 1.2। ये चीज क्लियर है? बस खाली अभी ये फॉर्मूला समझ आया, खाली ये बता दो, ये करा के है मैंने। सिंपल, मैंने करंट प्राइस इंडेक्स को बेस ईयर प्राइस इंडेक्स से डिवाइड किया। सही है। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? अब आप क्या करते हो, रियल जीडीपी का एक ऑफिशियल फॉर्मूला भी होता है। रियल जीडीपी का एक ऑफिशियल फॉर्मूला भी होता है। क्या फॉर्मूला होता है? करंट जीडीपी, जो आपका करंट एक्चुअल जीडीपी है, जैसे 2013 का, डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर। क्या करते हो? डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर। तो करंट क्या है मेरा? करंट जीडीपी क्या था मेरा? मेरा ऑफिशियली करंट जीडीपी क्या था बिफोर रियल? जब मैंने रियल निकाला था उससे पहले मेरा जीडीपी क्या था? 6000 था ना। ये मेरा ऑफिशियल है, जो मुझे सवाल में दिया हुआ है।
तो 6000 मेरा करंट जीडीपी है, मेरा जीडीपी डिफ्लेटर कितना आया था 1.2, मेरा जीडीपी डिफ्लेटर कितना था 1.2, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 5000। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, सही है। दो तरीके निकालने के, चाहो तो इस तरीके से निकालो जो मैंने बताया, या इस तरीके से निकालो जो ऑफिशियल तरीका है। मैं ऐसे नहीं निकालता था, पर ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, सही है। तो बस मैं एमसीक्यू में और लंबी नहीं कर रहा, कॉपी आप लोग कर लेना बाद में, इसको जल्दी खत्म कर देते हैं, आसान भी हो गई है, सही है। तो 23 का आंसर सी है। 24 पे आ जाते हैं। Which statement about the poorest families in developing countries is not likely to be correct? Not. तो डेवलपिंग इकोनॉमी में कौन सी बात सच नहीं है? The children will be expected to work to help provide income. ये डेवलपिंग इकोनॉमी के बारे में सच है, ट्रू। बच्चों से काम करवाते हैं अपने। The family will find it easy to obtain loans to develop their farms. क्या एक पुअर फैमिली को बैंक आसानी से लोन दे देगी? False. So this is the right answer, B. The family will have a low earning capacity. This is true. पैसे इतने नहीं कमाते. The family will suffer from malnutrition and lack of medical care. बिल्कुल ट्रू, क्योंकि वहाँ पर उनको हेल्थ केयर अच्छा नहीं मिलता, सैनिटेशन नहीं मिलता, पानी अच्छा नहीं मिलता, वगैरह वगैरह, सही है। तो बी इज द राइट आंसर, सही है। बेसिक का डेवलपिंग उस दिन हमने डिस्कस किया था, जनरल आइडिया आपको हो जाना चाहिए। द डायग्राम शोज पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस अंटिल द ईयर 2075 फॉर सिलेक्टेड एरियाज, सही है। तो सिंपल मुझे डेटा दिया हुआ इन बिलियंस, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ते जा रही है। अज्यूमिंग नो माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब ना कोई मुल्क से बाहर गया है ना कोई मुल्क के अंदर आया है। माइग्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट, ना कोई कंट्री से बाहर गया है ना कोई कंट्री से आया है। Which situation must exist if the population is to change in the manner shown in the diagram? अगर आप नोटिस करो, हर कंट्री का पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रहा है, दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है? When your birth rate exceeds your death rate. बर्थ रेट क्या होता है कि किस स्पीड में जो है हमारी कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ रही है, किस स्पीड में बच्चे बॉर्न हो रहे हैं, और डेथ रेट का मतलब है किस स्पीड में लोग मर रहे हैं। तो अगर एक कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ानी है, अगर एक कंट्री में मुझे सिंपली पॉपुलेशन बढ़ानी है, तो क्या होना चाहिए? बर्थ रेट शुड एक्सीड डेथ रेट, सही है। तो ऑप्शन आंसर क्या होगा बताओ? बर्थ रेट शुड बी मोर देन डेथ रेट। बर्थ रेट फॉलिंग एंड डेथ रेट फॉलिंग, तो दिस विल बी कांस्टेंट, क्योंकि मुझे इससे परसेंटेज नहीं बताई हुई, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे कितने से फॉल हो रही है। बर्थ रेट ग्रेटर देन डेथ रेट, यस, इससे मेरी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ेगी। डेथ रेट ग्रेटर देन बर्थ रेट, बिल्कुल गलत, इससे आपकी पॉपुलेशन जो है वो गिरेगी। डेथ रेट राइजिंग एंड बर्थ रेट फॉलिंग, अगेन पॉपुलेशन गिरेगी। तो बी इज द राइट आंसर, सही, सिंपल सवाल था। 26, the table shows information about 4 countries. Which country is likely to be the least developed? तो एक लीस्ट डेवलप कंट्री में क्या क्या होता है? टर्शियरी सेक्टर सबसे कम होता है, हमेशा याद रखना, उस दिन भी बताया था। एक लीस्ट डेवलप कंट्री में टर्शियरी सेक्टर सबसे कम होता है। तो सर्विस इंडस्ट्री मींस टर्शियरी, एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द लोएस्ट इन लीस्ट डेवलप्ड, एंड जीडीपी पर हेड इज आल्सो लोएस्ट। जरूरी नहीं है ये लोएस्ट हो, पर ये लो होना चाहिए। तो क्या आंसर होगा इसका? 20 लोएस्ट, और ये भी सही है ये। अब ये एग्जैक्टली लोएस्ट नहीं है, पर ये लो तो है ही ना, लो तो है ही, तो ये सिंपल, ठीक है। Which government policy is most likely to increase the volume of exports? Exports कैसे बढ़ेंगे भाई? डीवैल्यूएशन, अगर मेरी करेंसी डीवैल्यू होगी तो इसका मतलब है एक्सपोर्ट की प्राइसेस जो हैं वो गिर रही हैं, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट की क्वांटिटी बढ़ेगी, और इसकी वजह से मेरा एक्सपोर्ट का जो है वो रेवेन्यू वो बढ़ जाएगा। क्लियर है ये चीज? समझ आ गया? सही है ये चीज? तो ए इज द राइट आंसर। एम्बार्गो का मतलब है बैन ऑन इम्पोर्ट्स। अगर आप इम्पोर्ट्स को बैन कर दोगे तो इससे तो मेरे इम्पोर्ट्स कम होंगे, मेरे एक्सपोर्ट पे कोई फर्क नहीं आ रहा है। कोटाज इज अ फिजिकल लिमिट ऑन इम्पोर्ट्स, अगेन इम्पोर्ट्स पे इम्पैक्ट आ रहा है, एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा। टैरिफ, अगेन इम्पोर्ट इससे मेरे महंगे हो जाएंगे, एक्सपोर्ट पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये इज द राइट आंसर, जो मेरे एक्सपोर्ट को भी डायरेक्टली अफेक्ट करता है। बाकी जितने भी मेरे सारे ऑप्शंस है ना वो इम्पोर्ट से रिलेटेड है, सही है। 28, what might encourage international trade specialization between countries? हमेशा याद करना, जब भी स्पेशलाइजेशन होती है ना तो आउटपुट बढ़ता है, सिंपल सी बात है, क्योंकि आप स्पेशलाइज कर रहे हो, आप ज्यादा तेजी से आउटपुट बनाओगे, ज्यादा जल्दी आउटपुट बनाओगे। फ्री ट्रेड इज स्पेशलाइजेशन, क्योंकि आप जिस चीज में आप स्पेशलाइज हो आप वो एक्सपोर्ट करोगे, जिसमें नहीं हो आप इंपोर्ट करोगे, इससे आपकी इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ जाती है, जो कि हमने पिछले एमसीक्यूज में देखा था इससे पहले पेपरों में।
अगर इनएफिशिएंसी होगी तो आप स्पेशलाइज कैसे करोगे, इससे तो आउटपुट कम होगा। लेबर इमोबिलिटी, अगेन आउटपुट कम होगा क्योंकि वो सही काम नहीं करेगा, ना ज्योग्राफिकल होगा, ना ऑक्यूपेशनल होगा, फ्लेक्सिबल नहीं होगा, मल्टीपल जॉब्स नहीं कर पाएगा। अगेन वही चीज, स्पेशलाइज होने के लिए मोबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। टैरिफ, अगेन वही चीज, ये तो प्रोटेक्शनिज्म का टूल है, और अगर आप प्रोटेक्शनिज्म को यूज कर रहे हो तो आप इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन को कैसे यूज करोगे, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन के लिए फ्री ट्रेड इंपॉर्टेंट है, और फ्री ट्रेड तो सख्त खिलाफ है प्रोटेक्शनिज्म के। सही है, तो अगेन कॉन्फ्लिक्ट कर रही है चीजें। 29, in 2015 Russia banned the imports of food such as milk from the European Union। अच्छा, अगर रशिया इंपोर्ट्स को बैन कर देगा तो इससे क्या होगा, रशिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री उठेगी, क्योंकि इससे बैन क्यों करा है, इसलिए करा है ना ताकि उसकी डोमेस्टिक डिमांड बढ़ जाए, जिससे डोमेस्टिक में क्या होगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगी। अच्छा, यूरोपियन यूनियन से अपन ने बैन करा है, अगर यूरोपियन यूनियन से बैन करा है तो यूरोपियन यूनियन का जो है वो सरप्लस बढ़ जाएगा, क्योंकि उनका माल नहीं बिकेगा तो सरप्लस बढ़ जाएगा, सरप्लस बढ़ जाएगा तो इनका जो है वो प्रॉफिट गिर जाएगा। विच आउटकम्स आर मोस्ट लाइकली, मिल्क मार्केट इन यूरोप, एक्सेस सप्लाई क्योंकि माल नहीं बिकेगा, सप्लाई क्योंकि रशिया ने बैन कर दिया है। प्राइस ऑफ मिल्क इन रशिया, रशिया में प्राइसेस बढ़ेंगी, क्यों प्राइसेस बढ़ेंगी, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड बढ़ गई है। प्रॉफिट्स ऑफ ईयू फार्मर्स, ईयू फार्मर के प्रॉफिट कम होंगे तो फॉल, तो डी इज द परफेक्ट आंसर। सही है। लास्ट एमसीक्यू, आखिरी खेल के थे बहुत। इन 2010 वियतनाम एक्सपीरियंस्ड अ डेफिसिट इन द वैल्यू ऑफ इट्स ट्रेड इन गुड्स। विजिबल की बात कर रहा है, डेफिसिट का मतलब इंपोर्ट एक्सपेंडिचर एक्सीडेड एक्सपोर्ट रेवेन्यू। सही है। डिस्पाइट एक्सपोर्टिंग अ ग्रेटर नंबर ऑफ गुड्स देन इंपोर्टेड, कह रहा है कि क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट्स कम है, पर साला फिर भी डेफिसिट में, तो इसकी क्या वजह होगी। सबसे पहला ऑप्शन, द एवरेज प्राइस ऑफ इट्स गुड्स इंपोर्टेड एक्सीडेड द एवरेज प्राइस ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड। इसका मतलब कि इंपोर्ट्स महंगे हैं तो एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, एक्सपोर्ट की प्राइसेस कम है तो रेवेन्यू कम होगा, तो ये मेरा पॉसिबल आंसर हो सकता है। द एवरेज वैल्यू ऑफ इट्स गुड एक्सपोर्टेड एक्सीडेड द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड, अगर एक्सपोर्ट की प्राइस इंपोर्ट से ज्यादा है तो मेरा डेफिसिट क्यों है, डेफिसिट तो नहीं होना चाहिए। द कंट्री हैड अ डेफिसिट ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज, सर्विसेज की तो बात ही नहीं कर रहा, सर्विसेज का मतलब होता है इनविजिबल ट्रेड, सर्विसेज का मतलब होता है इनविजिबल ट्रेड। द कंट्री गवर्नमेंट इम्पोज टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स, अगर इंपोर्ट पे टैरिफ लगा रहा है तो इससे इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए, क्योंकि आपकी इंपोर्ट की जो है वो प्राइसेस बढ़ेंगी। सही है, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली इसने यहाँ पर इलास्टिसिटी का बताया नहीं है। ए में पॉसिबली ये हो रहा होगा, ए में पॉसिबली ये रॉ मटेरियल मंगवा रहा होगा। सही है, रॉ मटेरियल मंगवा रहा होगा जिसकी वजह से जो है इसका इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ गया। सही है, क्योंकि सवाल में इसने एक्सपोर्ट का भी जिक्र किया हुआ है, तो मुझे कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों हो, तो डी में सिर्फ इंपोर्ट की बात कर रहा है, एक्सपोर्ट की कोई बात नहीं कर रहा है। सही है, तो ए इज द राइट आंसर। सही है।